नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ महिला कहानीकार मन्नू भंडारी द्वारा लिखित मजबूरी कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने मन्नू भंडारी द्वारा रचित मजबूरी कहानी को दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैंने केवल आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ महिला कहानीकार मन्नू भंडारी द्वारा लिखित मजबूरी कहानी का सार या सारांश या मूल भाव को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 में यानी इस वीडियो में मैं केवल मन्नू भंडारी द्वारा रचित मजबूरी कहानी का उद्देश्य तथा नामकरण या शीर्षक की सार्थकता को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको यह याद दिला दूं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ महिला कहानीकार मन्नू भंडारी जी का सामान्य परिचय उनके द्वारा रचित दो कलाकार कहानी पर वीडियो बनाते वक्त मैं दे चुका हूं। अतः इस वीडियो में मैं उनका सामान्य साहित्यिक परिचय देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप उनकी अन्य कहानियों तथा उपन्यासों के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ महिला कहानीकार यानी छठे दशक की महत्वपूर्ण लेखिका मन्नू भंडारी द्वारा लिखित मजबूरी कहानी का उद्देश्य तथा नामकरण या शीर्षक की सार्थकता को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। मन्नू भंडारी द्वारा लिखित मजबूरी कहानी का उद्देश्य या संदेश। मन्नू भंडारी जी छठे दशक की एक महत्वपूर्ण लेखिका हैं। हिंदी कहानी में आजादी के बाद के दशक में जो एक नया मोड़ आया, उसमें मन्नू भंडारी जी का विशेष उल्लेखनीय योगदान रहा है। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से जहां एक ओर सामाजिक यथार्थ का सफल एवं सशक्त चित्रण किया है, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक जीवन, नारी जीवन तथा समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विभिन्न विसंगतियों को बहुत ही आत्मीय ढंग से प्रदर्शित किया है। उनकी रचनाओं में घटना तत्व का अनावश्यक विस्तार नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने पात्रों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर ही अधिक ध्यान दिया है। मजबूरी मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ, बहुचर्चित, विशिष्ट एवं भावना प्रधान कहानी है। सच पूछा जाए तो यह कहानी परिस्थिति जन्य मजबूरी को दर्शाने वाली एक पारिवारिक कहानी है। यह एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका ने दो पीढ़ियों अर्थात प्रौढ़ पीढ़ी और नई पीढ़ी की वैचारिक संघर्ष को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यह संघर्ष भावना और विचार का है। लेखिका ने समय के अंतराल से उत्पन्न स्थितियों और दृष्टिकोण को बड़े सुंदर ढंग से हमारे सामने
रखने का प्रयास किया है। इस कहानी में इन्होंने एक दादी अम्मा के मन की उथल पुथल, मां के मन के उतार चढ़ाव एवं द्वंद्व को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। मजबूरी एक भावना प्रधान कहानी है। इसमें लेखिका ने एक अम्मा के अकेलेपन, संतान प्रेम और भावुकता के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया है कि समय की गति के आगे सभी को झुकना पड़ता है। अम्मा केवल अपने मातृत्व को प्रधानता देती है और बेटू को अपने आंगन में खेलते हुए देखकर अति प्रसन्न होती है। किंतु अम्मा को क्या पता कि समय जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसमें भावनाओं का इतना महत्व नहीं रह गया है जितना कि तत्कालिक सांसारिक आवश्यकताओं का। समय इतना बदल चुका है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जिस अम्मा की परवरिश से रामेश्वर पढ़ लिखकर आज मुंबई में एक अच्छी नौकरी पर है, पर उसी रामेश्वर का पुत्र बेटू जब वैसी ही परवरिश पाता है तो वर्तमान परिस्थितियों में वह बिगड़ा हुआ, गंवार और अनपढ़ लड़का माना जाता है। यदि वह उसी प्रकार गांव में रहकर अम्मा के पास पलता रहा तो उसका भविष्य बिल्कुल उज्जवल नहीं है। न बेटू चाहता है कि वह दादी अम्मा को छोड़कर जाएं और न दादी अम्मा चाहती है कि रमा बेटू को ले जाएं, पर समय की गति ऐसी मजबूरी पैदा करती है कि सबको झुकना ही पड़ता है। अंततः रमा दादी अम्मा यानी अपनी सासू मां को समझा बुझाकर बेटू को मुंबई ले जाती है। धीरे धीरे बेटू रमा के साथ हिलमिल जाता है और अम्मा ₹1.25 का प्रसाद इसलिए चढ़ाती है कि बेटू उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। अतः इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि मनुष्य को बदलते हुए परिवेश के साथ बदलना चाहिए, अर्थात मनुष्य को समय के साथ बदलने का प्रयास करना चाहिए। समय परिवर्तनशील है और जो आज समय है वह समय की मांग है, उसी के अनुरूप मनुष्य में परिवर्तन आवश्यक है। अतः संसार के नियम और समय की गति के सामने भावनाएं बिल्कुल गौण है। यह प्रदर्शित करना ही इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख संदेश है। लेखिका मनु भंडारी जी ने अपनी बात को मजबूरी कहानी के माध्यम से कही है, जिसमें उनको पूरी सफलता मिली है। इस तरह हम देखते हैं कि मजबूरी मनु भंडारी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ एवं भावना प्रधान कहानी है। आइए अब मैं आपके समक्ष छठे दशक की महत्वपूर्ण लेखिका मनु भंडारी द्वारा रचित मजबूरी कहानी का शीर्षक या नामकरण
की सार्थकता को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। मजबूरी कहानी का नामकरण या शीर्षक की सार्थकता। मन्नू भंडारी जी छठे दशक की एक महत्वपूर्ण लेखिका हैं। हिंदी कहानी में आजादी के बाद के दशक में जो एक नया मोड़ आया, उसमें मन्नू भंडारी जी का विशेष उल्लेखनीय योगदान रहा है। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से जहां एक ओर सामाजिक यथार्थ का सफल एवं सशक्त चित्रण किया है, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक जीवन, नारी जीवन तथा समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विभिन्न विसंगतियों को बहुत ही आत्मीय ढंग से प्रदर्शित किया है। उनकी रचनाओं में घटना तत्व का अनावश्यक विस्तार लगभग नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने पात्रों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर ही अधिक ध्यान दिया है। मजबूरी मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ, बहुचर्चित, विशिष्ट एवं भावना प्रधान कहानी है। सच पूछा जाए तो यह कहानी परिस्थिति जन्य मजबूरी को दर्शाने वाली एक पारिवारिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने दो पीढ़ियों अर्थात प्रौढ़ पीढ़ी और नई पीढ़ी की वैचारिक संघर्ष को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यह संघर्ष भावना और विचार का है। लेखिका ने समय के अंतराल से उत्पन्न स्थितियों और दृष्टिकोण को बड़े ही सुंदर ढंग से हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। इस कहानी में इन्होंने एक दादी अम्मा के मन की उथल पुथल, मां के मन के उतार चढ़ाव एवं द्वंद्व को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाया है। शीर्षक या नामकरण की दृष्टि से मन्नू भंडारी द्वारा रचित मजबूरी कहानी एक श्रेष्ठ, सुंदर एवं सफल कहानी है। मजबूरी शब्द का अर्थ होता है विवशता या लाचारी। इस कहानी में लेखिका मन्नू भंडारी जी ने सभी पात्रों अर्थात बूढ़ी दादी अम्मा, रामेश्वर और रमा की मजबूरी को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। रामेश्वर जो मुंबई में रहता है, अपनी पत्नी रमा तथा एकमात्र पुत्र बेटू को लेकर एक बार अपने गांव आता है। दादी अम्मा अपने बेटे, बहू तथा एकमात्र पोते को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। रमा अपनी सासू मां यानी बूढ़ी दादी अम्मा को बतलाती है कि उसका दूसरा बच्चा होने वाला है, इसीलिए वह दो बच्चे को एक साथ नहीं संभाल पाएगी। अतः वह अपने बेटे यानी बेटू को दादी अम्मा के पास छोड़कर जाना चाहती है। यह सुनकर अम्मा बहुत प्रसन्न होती है। अम्मा के मन में बेटू के प्रति स्नेह बढ़ जाता है। वह उसे अपने बुढ़ापे का सहारा समझने लगती है। रामेश्वर और रमा एकमात्र पुत्र बेटू को दादी अम्मा के पास छोड़कर मुंबई चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब रमा को दूसरा लड़का पैदा होता है तो
अम्मा को पूरा विश्वास हो जाता है कि बेटू अब हमेशा उसके पास ही रहेगा। अम्मा का मोह बेटू के प्रति और भी बढ़ जाता है। बेटू हमेशा अपनी दादी अम्मा के साथ ही रहता है, परंतु गांव में रहकर बेटू की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पाती है। वह दादी अम्मा के लाड़ प्यार के कारण पूरी तरह से बिगड़ जाता है। वह हर बात पर जिद करने लगता है, फेरी वालों से कुछ न कुछ लेकर खाने लगता है, गली में मैले कुचैले बच्चों के साथ खेलने लगता है, गंदी गंदी बातें करने लगता है, हमेशा गंदा बना रहता है। वह एक प्रकार से आवारा लड़का बन जाता है। कुछ दिनों के बाद जब रमा गांव आती है तो बेटू के स्वभाव के बारे में जानकर काफी दुखी व चिंतित हो जाती है। इसीलिए वह उसे मुंबई ले जाना चाहती है। अवसर पाकर वह अम्मा के प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर करती है। अम्मा कहती है कि बेटू अभी बहुत ही छोटा है, समय आने पर सब कुछ समझ जाएगा। बचपन में रामेश्वर भी कुछ ऐसा ही था, समय आने पर रामेश्वर की तरह वह भी संभल जाएगा। इस प्रकार दादी अम्मा के समझाने पर रमा बेटू को नहीं ले जा पाती है और वापस मुंबई लौट जाती है। 2 साल बाद रामेश्वर अपनी पत्नी रमा और 3 साल के पप्पू को लेकर एक बार फिर गांव आता है। उसका छोटा बेटा पप्पू जो 3 साल का हो चुका था, वह पढ़ने लिखने भी लगा था, अदब से बातें भी करता था, यहाँ तक कि अंग्रेजी कविताएं भी याद करने लगा था। परंतु बेटू वैसा का वैसा ही था, उसमें कोई सुधार नहीं था। वह आज भी गंदे लड़कों के साथ रहता था। वह हठी और जिद्दी भी हो गया था। जब भी कोई फेरी वाला आता था, उससे कुछ न कुछ लेकर अवश्य खाता था। यह सब देखकर रमा बहुत ही दुखी और चिंतित हो जाती है। रमा अपनी सासू मां को समझा बुझाकर बेटू को लेकर मायके चली जाती है, परंतु बेटू वहां जाकर बीमार पड़ जाता है। यह समाचार मिलने पर अम्मा अपने पोते यानी बेटू को फिर गांव लेकर चली आती है। यह सब देखकर रमा काफी परेशान हो जाती है। रामेश्वर बहुत ही चिंतित था। वह धर्म संकट में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ माता का सुख था तो दूसरी तरफ पत्नी का दुख और बेटे का भविष्य। अतः वह बिल्कुल शांत था, परंतु रमा अपने बेटे के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थी। अंततः एक दिन रमा बेटू के भविष्य को लेकर अम्मा से चर्चा करती है कि यदि बेटू यहां रहा तो उसका भविष्य बिल्कुल अंधकारमय है, वह जीवन में कुछ भी नहीं बन पाएगा। अतः वह उसे मुंबई ले जाएगी, कारण यहां रहने से उसकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाएगी। यह सब सुनकर अम्मा काफी उदास हो जाती है, परंतु उसके सामने पोते के भविष्य का सवाल था जिसे वह इनकार नहीं कर सकती थी।
अंत में अम्मा पोते के भविष्य की बात सोचकर भेजने के लिए तैयार हो जाती है। जब वह मुंबई जाने लगता है तो अम्मा औषधालय में काम करने वाले नौकर शिबू को भी साथ में भेज देती है। साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करती है कि बेटू का मन वहां किसी प्रकार लग जाए और खुश रहने लगे तो वह ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाएगी। 7 दिन के बाद शिबू लौट कर आता है और अम्मा से बहू से बेटू के हिल मिल जाने का समाचार देता है तथा प्रसाद चढ़ाने की बात कहता है। तभी अम्मा शिबू को ₹1.25 देकर प्रसाद लाने के लिए कहती है और रोने लगती है। अतः हम देखते हैं कि मजबूरी कहानी एक व्यवस्था या लाचारी पर आधारित कहानी है। कहानी का कथानक व्यवस्था या लाचारी पर ही पूरी तरह से आधारित है। इस कहानी में लेखिका ने तीनों पात्रों की व्यवस्था या लाचारी को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है, परंतु अम्मा की व्यवस्था या लाचारी ही प्रमुख है। अर्थात कहानी की अधिकांश घटनाएं अम्मा की व्यवस्था पर ही आधारित है। अतः अम्मा की मजबूरी ही कहानी का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। इस कहानी के सभी पात्र विवश हैं, परिस्थितियों के अधीन हैं। अतः मजबूरी शीर्षक कहानी की मूल संवेदना को प्रकट करने में पूरी तरह सक्षम है। निस्संदेह यह शीर्षक प्रत्येक दृष्टि से उचित एवं सार्थक दिखलाई पड़ता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी या कोई त्रुटि नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।